तो आज की क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड। तो सबसे पहले यह मैं आपको बता दूं, सेक्शन नंबर 180 है, इसका नाम है रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी पावर्स की कुछ उन पर भी रोक लगा रखी है कि वो कुछ डिसीजन के लिए उनको भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सारे डिसीजन वो अपनी मर्जी से ही नहीं ले सकते। पहला, यह प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं है, ठीक है। सेकंड, स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड। तो आखिर ऐसे कौन से केस है जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद फैसला नहीं ले सकते, उनको ऐसा पास करना पड़ेगा कुछ डिसीजंस के लिए। पहला, सेल लीज डिस्पोज कंपनीज अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का यह मतलब होता है जहाँ ऐसा आपका बिजनेस सेगमेंट जहाँ से आपकी 20% या उससे ज़्यादा इनकम का सोर्स है। जैसे कि आप मान सकते हो आईटीसी। अब आईटीसी के अंदर इतने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं अपने पास ए से लेकर डी तक प्रोडक्ट्स है, 4 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी डी 4 प्रोडक्ट्स है। अब मान लो आईटीसी के जो 4 प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट्स है उनका आता है 20%, ठीक है। टोटल इनकम का 20% ए प्रोडक्ट जनरेट करता है, बी करता है 5% और बाकी सी डी करते हैं 50-50%, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो जो भी, जैसे कि बी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो कंपनी चाहे तो उसको बी प्रोडक्ट को सेल कर सकती है विदाउट पासिंग ऐसा, ठीक है। यानी कि अंडरटेकिंग का मतलब होता है 20% तो आपका टोटल इनकम का पार्ट होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी के जो अपने 4 प्रोडक्ट है जैसे कि ए सी एंड डी, वो 20% 50% जनरेट करते हैं टोटल इनकम का। तो उनको अगर सेल करना है, ठीक है, तो उनके लिए आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने दिया आपको जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। अंडरटेकिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। नो एसआर फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस। अगर कोई कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान कुछ भी सेल करती है, लीज करती है या डिस्पोज करती है, तो उसके लिए एसआर पास करने की ज़रूरत नहीं है। इफ समवन बाइज फ्रॉम कंपनी इन गुड फेथ, देयर टाइटल इज वैलिड। और मान लो कंपनी ने विदाउट पासिंग एसआर किसी को सेल कर दिया, तो जो थर्ड पार्टी है जिसने खरीदा उसका टाइटल वैलिड रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिख रखा है, बी पॉइंट में, वेयर मनी बोरोड एक्सीड द टोटल ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग सिक्योरिटीज व्हेन एडेड टू एग्जिस्टिंग डेब्ट, ठीक है। यानी कि अगर आपने मनी बोरो करा है और वो किससे ज़्यादा है, टोटल करेंगे पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन तीनों का अपन टोटल करेंगे और उससे ज़्यादा आपने साल में बोरिंग करी है, ठीक है। एग्जिस्टिंग डेब्ट जो आपका अभी पहले चल रहा है उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, यानी कि ओल्ड डेब्ट प्लस न्यू डेब्ट ये ज़्यादा हो जाता है इन तीनों से, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आपको ऐसा पास करने की ज़रूरत है, ठीक है। पर अगर आपने कोई टेम्परेरी बोरिंग्स करी, लोन लिया, ठीक है, टेम्परेरी का मतलब होता है जो आप रीपे कर दोगे विद इन 6 मंथ्स, तो उसके लिए ऐसा पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Note, if a director owes money to the company cannot extend the repayment time without special resolution। यानी कि अगर डायरेक्टर ने यानी कि कंपनी ने डायरेक्टर को लोन दिया, ठीक है, डायरेक्टर ने बोरो करे पैसे, तो कंपनी चाहे तो उसका वापिस रीपेमेंट टाइम नहीं बढ़ा सकती विदाउट पासिंग एसआर। उसके बाद अपन ने देखा था कंपनी कंट्रीब्यूशंस टू चैरिटेबल फंड्स, ये ऑलरेडी अपन देख लिए थे कितना कर सकती कंपनी, डोनेट 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। इससे ज़्यादा डोनेट करना है तो उनको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और अगर कंपनी को पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देना है तो वो कितने भी अमाउंट का कर सकती है, ठीक है, सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत है। उसके बाद अपन ने देखा था नेशनल डिफेंस फंड में भी कंपनी कितना भी डोनेट कर सकती है, इसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद आज की क्लास में अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। ये अपने पास सेक्शन 184, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बता रखे सेक्शन 184 में अपने पास दो है, एक तो है सेक्शन 184(1) एंड सेक्शन 184(2). 184(1) क्या बोलते हैं, आप डिस्क्लोज कर दो सारी इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। जिस दिन आपका कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ था उस दिन आप सारा डिस्क्लोज कर दो कि कौन सी कंपनी के आपके पास शेयर्स है, कितने हैं,
जो भी है, यानी कि आप शॉर्ट में बोल सकते हो मेरे संबंध किस किस पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म के साथ है, या जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हुआ उस दिन ही बता दो, ठीक है। एट फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ही बता दो, या फिर और साथ में एट फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल आपको बताना है, क्योंकि हर साल आपके चेंज होंगे ना, कभी आपने किसी दूसरी कंपनी के लिए होंगे शेयर वगैरह, तो या फिर जब चेंजेस हो तब आपको बताना है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन है। तो 184(1) ये बोलता है कि डिस्क्लोज करना है डायरेक्टर को, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। पर 184(2) क्या बोलता है, आपको डिस्क्लोज करनी है इन्फॉर्मेशन एवरी टाइम, यानी कि हर मीटिंग के दौरान आपको इन्फॉर्मेशन जो भी, यानी कि आज जो मीटिंग में ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, कंपनी की मीटिंग है, ठीक है, अब कंपनी जो जिन जिन पॉइंट्स पर डिस्कस करना चाहती है, ठीक है, मान लो कंपनी 5 कोई एग्रीमेंट उस पर डिस्कस करेगी, तो उनमें से आपके कितने में इंटरेस्टेड हो, यानी कि आपके पास उनसे कहीं आपका रिलेशंस तो नहीं हो सकता है। कंपनी आज की मीटिंग में जिस कंपनी से डील करेगी कोई एग्रीमेंट साइन वाइन करेगी, ठीक है, 5 मीटिंग पर डिस्कस कर, वो 5 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, तो उनमें से आप कितने में इंटरेस्टेड हो, यानी कि आपके पास उनमें से कहीं किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह तो नहीं है, तो ये आप एट द टाइम, यानी कि जब मीटिंग स्टार्ट होगी तभी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये सब रिटर्न फॉर्म में होता है, तो ऐसा नहीं कि आप वो बताना भूल गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जब भी मीटिंग स्टार्ट होती है, जब भी आपका अपॉइंटमेंट होता है, तभी आपसे एक पेपर में लिखवा लिया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, आपसे स्पेसिफिक डिस्क्लोजर भी मांगेंगे अगर आपने 2% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग आपके पास है, या फिर विद अ बॉडी कॉर्पोरेट इन विच सच डायरेक्टर इज प्रमोटर और सीईओ, कंपनी जिस भी कंपनी से डील कर रही है वहाँ के डायरेक्टर या सीईओ, या फिर विद अ फर्म इन विच सच डायरेक्टर इज ओनर पार्टनर मेंबर, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी सेक्शन 186। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास शुरू हो रहा है लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी सेक्शन 186। ये टॉपिक क्या बोलता है, कंपनी किसी को भी लोन नहीं दे सकती, गिव नो कंपनी शैल गिव एनी लोन टू एनी पर्सन एनी कंपनी, ठीक है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को भी लोन नहीं दे सकती, या किसी पर्सन को भी नहीं दे सकती। गिव एनी गारंटी इन कनेक्शन विद लोन टू पर्सन अदर बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी ना लोन दे सकती है ना गारंटी दे सकती है। एक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन परचेज सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ना किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकती है, ठीक है। पर इसकी लिमिट कितनी है वो अपन आगे देखेंगे। पर्सन नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल को इंक्लूड नहीं करा हुआ है जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी में, ठीक है। तो अब आगे लिमिट कितनी है वो अपन जानते हैं, ठीक है। एक्सीडिंग, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती कंपनी, ठीक है। इससे यानी कि इससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकती, इससे ज़्यादा की गारंटी नहीं दे सकती, इससे ज़्यादा का शेयर्स परचेज नहीं कर सकती, इस लिमिट से ज़्यादा जो अपन अभी देखेंगे कितनी लिमिट है। एक्सीडिंग 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वह कंपनी की लिमिट तय हो जाएगी। कंपनी उस अमाउंट से ज़्यादा का लोन या फिर गारंटी वगैरह कुछ नहीं दे सकती, ठीक है। नो प्रायर अप्रूवल बाय स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर एक्सीडिंग लिमिट, अगर कंपनी को इससे ज़्यादा अमाउंट का लोन देना है तो एक बार स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिमिट इम्पोर्टेंट है, आप लिख सकते हो, ठीक है। नोट वेयर लोन गारंटी सिक्योरिटी इज गिवन टू होली ऑन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एक्विजिशन इज मेड बाय होल्डिंग कंपनी बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन परचेज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन नॉट अप्लाई, यानी कि अगर आपने लोन गारंटी सिक्योरिटी होली ऑन सब्सिडरी, ठीक है, मान लो रिलायंस कंपनी है, उसकी खुद की होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, उसको वो लोन गारंटी देते हैं रिलायंस कंपनी, ठीक है, तो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अनएनिमस रिजोल्यूशन, ठीक है, यानी कि अगर आप विद इन लिमिट देते हो तो उसके लिए आपको पास करना पड़ेगा अनएनिमस बोर्ड रिजोल्यूशन, और अगर आपकी लिमिट एक्सीड इससे ज़्यादा का देते हो तो आपको यूबीआर प्लस स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब ये
अनएनिमस रिसोल्यूशन क्या होता है, कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन मीटिंग, ठीक है, सारे डायरेक्टर्स हैं उनका कंसेंट लगेगा कि हाँ भैया कंपनी इस पर्सन को लोन दे सकती है, ठीक है, इसका ये मतलब है। और अगर ये लिमिट से ज़्यादा का देना है तो स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कंपनी दे सकती है, देने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसा पास करना पड़ेगा। नोट, सर्कमस्टेंसेस वेयर नो प्रायर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यानी कि ऐसे केसेस दे रखे हैं जहाँ आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी अगर कंपनी को लोन देना है तो। नॉट एक्सीड लिमिट एंड नॉट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, ठीक है, आप ऐसी कंपनी को लोन दे रहे हो जिसने डिफॉल्ट कर रखा है तो आप उसको नहीं दे सकते हो, या फिर आप खुद ही डिफॉल्ट करते हो रीपेमेंट में। थर्ड पार्टी जो आप जिसको लोन दे रहे हो, ठीक है, उसका ऐसा नहीं है कि पहले का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कि उसने बैंक के डिफॉल्ट कर रखे हैं तो फिर आप उसको लोन नहीं दे सकते, ठीक है। नोट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट लोअर देन प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, यानी कि आप किस रेट पर कंपनी किस रेट पर लोन दे सकती है, ठीक है। अब इसके लिए बता रखा है जो भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे क्या कंपनी दे रही है 1 साल के लिए लोन, या फिर 3 साल, या फिर 5 साल, या 10 साल के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए लोन दे रही है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जो उतना गवर्नमेंट सिक्योरिटी का होता है उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर उससे कम होगा तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, ठीक है, तो ये आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। नोट, अ कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट शैल नॉट गिव लोन टिल सच डिफॉल्ट कंटिन्यू, ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बताई थी उसी के साथ। नोट, मेंटेन रजिस्टर एंड अपडेट विद इन 7 days व्हेन लोन इज गिवन, जब भी कंपनी लोन देती है तो आपको एक रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसको अपडेट करना है 7 दिन के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पशंस, ये किन किन लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये सब स्पेशल रिसोल्यूशन किन को पास नहीं करना पड़ेगा, ये सब गवर्नमेंट कंपनी एंगेज इन डिफेंस प्रोटेक्शन या फिर गवर्नमेंट कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस टेकन, सेक्शन 176 है। इसको मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो इसका ये मतलब है एक्ट ऑफ डायरेक्टर वैलिड रहेगा इवन इफ, यानी कि कोई भी काम डायरेक्टर ने चाहे अच्छा काम किया हो चाहे गलत काम करा हो वो वैलिड रहेगा, भले ही उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो इनवैलिड था या फिर उसका अपॉइंटमेंट ख़त्म हो चुका है तब भी उसका काम वैलिड रहेगा, ठीक है। हिज अपॉइंटमेंट वॉज इनवैलिड के अंदर आता है, यानी कि उसका अपॉइंटमेंट ही गलत तरीके से हुआ था तब भी उसका डायरेक्टर ने जो काम किया वो काम वैलिड रहेगा, ठीक है। बाय हो सकता है अपॉइंटमेंट में कोई रीज़न बाय रीज़न ऑफ एनी डिफेक्ट कोई रहा हो या फिर कोई डिसक्वालिफिकेशन हुआ हो तो भी उसका अपॉइंटमेंट कर दिया, क्योंकि ये कंपनी की गलती है कि उन्होंने गलत अपॉइंटमेंट करा ही क्यों, ठीक है। हिज अपॉइंटमेंट वॉज टर्मिनेटेड, या फिर उसका अपॉइंटमेंट खत्म हो चुका है, ठीक है, बाय रीजन ऑफ एनी प्रोविजन कंटेंट इन एक्ट, बाय रीजन ऑफ एनी प्रोविजन कंटेंट इन आर्टिकल्स। तो अब इसके बाद अब ऐसे तो आप कहोगे कि कितने डायरेक्टर लोग ही टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या उनका काम आज तक वैलिड रहा है क्या, नहीं। नीचे नोट लिख रखा है एक्ट नॉट वैलिड इफ डन आफ्टर नोटिसिंग हिज अपॉइंटमेंट टू बी इनवैलिड एंड टर्मिनेटेड, यानी कि ये रिटर्न ने कंपनी ने नोटिस दे दिया कि हाँ भैया इनका अपॉइंटमेंट ख़त्म हो चुका है, इनवैलिड हो चुका है, तो उसके बाद उनका एक्ट इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। पर जब तक ऐसा नहीं कि ओरली बोल दिया और उनका एक्ट ऑफ डायरेक्टर ख़त्म हो गया और ठीक है इनवैलिड हो जाए, ठीक है। नोट, एनी एक्शन डन बाय मैनेजर डायरेक्टर बिफोर अपॉइंटिंग इज ऑफिशियली कन्फर्म बाय कंपनी डीम टू बी वैलिड, ठीक है, यानी कि मैनेजर डायरेक्टर लोगों का काम भी बिफोर अपॉइंटमेंट, ये अपन ने देखा था पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को, फिर उसके बाद जब भी अगली मीटिंग होती है जनरल मीटिंग होती है उसके बाद शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं, फिर वो डायरेक्टर का अप्रूवल हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसको शॉर्ट में बताऊं तो अगर जब तक हमने ये रिटर्न में नोटिस पब्लिश नहीं करती कि हाँ भैया इस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इनवैलिड है टर्मिनेट हो चुका है तब तक उसका काम वैलिड रहेगा, ठीक है। लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 186।
अब इसके अंदर क्या दे रखा है, लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, ठीक है। कंपनी इज नॉट परमिटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इसका क्या मतलब है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ए कंपनी बी में इन्वेस्ट कर रही है, बी कंपनी सी में इन्वेस्ट कर रही है, हो गए ना दो लेयर हो गई, एक लेयर दो लेयर, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि जो मेन कंपनी है उसने इसमें इन्वेस्ट करा, अब ये कंपनी क्या कर रही है, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। ऐसे साइकिल नहीं चल सकती, ऐसे तो चलती जाएगी, एक दूसरे में करेगी, दूसरे तीसरे में, तीसरा चौथे में करेगी, तो ये सब अलाउ नहीं। कम आप मैक्सिमम 2 में कर सकती हो, ठीक है। 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कि ए ने बी में कर दिया, एक हो गया, और बी ने सी में कर दिया अपना इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, वरना ऐसा मान लिया जाएगा ए बी में कर रहा है, बी सी में कर रहा है, डी ई में कर रहा है, ऐसे फिर जाके जेड ए में कर रहा है, वापिस रोटेशन हो रहा है, तो ये सब अलाउ नहीं है। एक्सेप्शन दे रखा है, एक्विजिशन ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। हाँ, मान लो रिलायंस कंपनी है, वो उसने कराची, ठीक है, पाकिस्तान की कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये अलाउ है, ठीक है। फिर कराची चाहे ए में करे, फिर बी में करे, सी में करे, ऐसे कितना भी करे चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। या फिर एक्विजिशन ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो गया, सब्सिडरी फ्रॉम हैविंग एन इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी। इसका क्या मतलब है, ए ने बी में इन्वेस्ट करा और बी ने सी में इन्वेस्ट करा, ठीक है। अब ये सी कंपनी कौन सी थी, होली ऑन सब्सिडरी थी बी कंपनी की, ठीक है, तो इसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा, इसको एक को काउंट नहीं करेंगे, एक हो गया। फिर सी ने डी में कर दिया तो इसको 2 माना जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप देखोगे तो 1 2 3 होना चाहिए था, पर क्योंकि ये सी कंपनी कौन सी है, होली ऑन सब्सिडरी है बी की, तो इसको अपन काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी बी, ए ने तो बी को दे दिया, बी ने अपनी सब्सिडरी को दिया होली ऑन, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो ये वाला सेक्शन डील करता है 186(1) कि कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है, पर 2 लेयर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, और उसके एक्सेप्शन देखे थे अपन। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, यानी कि जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी वो कंपनी के नाम पर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे जने के नाम पर हो इन्वेस्टमेंट, ये बता दें सेक्शन 187। पर इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि कंपनी चाहे तो खुद ने करा इन्वेस्टमेंट पर दूसरे के नाम पर कर सकती है। पहला, कंपनी में होल्ड शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी द नेम ऑफ एनी नॉमिनीज ऑफ अ कंपनी टू एंश्योर नंबर ऑफ मेंबर्स इन इज नॉट रिड्यूस बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट। ये क्या बोल रहे हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। रिलायंस कंपनी ने एक्स लिमिटेड में इन्वेस्ट, ठीक है, अब मान लो रिलायंस की एक होली ऑन सब्सिडरी है, इसका एक्स लिमिटेड उसका नाम है, ठीक है। अब वैसे अपन ने देखा था मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होने चाहिए पब्लिक कंपनी के अंदर, 7, पर क्योंकि ये रिलायंस की होली ऑन सब्सिडरी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड, तो इसका तो एक्स लिमिटेड के अंदर तो एक ही मेंबर है, कौन, रिलायंस, पर बाकी के 6 मेंबर कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो 6 जनों को यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है, भले ही एक्स लिमिटेड के नाम पे नहीं है, ठीक है। अगर होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है तो उसमें उसके एक ही मेंबर रहेगा रिलायंस, ठीक है, पर बाकी के 6 मेंबर लाने पड़ेंगे ना, नॉट रिड्यूस बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट। आप लोग को कंप्लायंस करने के लिए होल्ड करें शेयर्स ये 6 लोग, तो ये सब अलाउ है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिख रखा है कंपनी कैन डिपॉजिट शेयर्स विद बैंकर्स फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब मान लो रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसने कई कंपनी के शेयर्स खरीदे रखे हैं, ठीक है। अब कंपनी के पास इतना टाइम नहीं कि वो हर जने का डिविडेंड मिला नहीं मिला, इंटरेस्ट नहीं मिला, ये सब देखे, तो कंपनी ने क्या करा, जो भी अपने शेयर्स थे रिलायंस कंपनी ने बता दी कि हाँ भाई हमारे पास ये 1000 कंपनियों के शेयर हैं, वो उसने रिलायंस कंपनी ने अपने बैंकर को दे दिए कि अब भैया बैंकर की जिम्मेदारी है वो ये 1000 कंपनियों के देखे कि शेयर का डिविडेंड इंटरेस्ट, कोई बॉन्ड्स है तो उनका इंटरेस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए शेयर बैंक के पास है तो ये चलेगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा। जनरली कंपनी के इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर होना चाहिए,
पर क्योंकि कंपनी ने थोड़ा अपना काम बांटने के लिए बैंकर के नाम पर ट्रांसफ़र कर रखे इन्वेस्टमेंट, ताकि काम स्मूथली हो जाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है कंपनी कैन डिपॉजिट शेयर्स विद बैंकर्स टू मेक ट्रांसफ़र इजी। अब कंपनी को शेयर्स बेचने थे तो उन्होंने क्या करा, बैंक के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। हाँ भैया, बैंकर क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र कर देगा, अच्छे रेट में कर देगा। ठीक है। तो इन दिस केस बैंक नीड टू सेल विद इन 6 मंथ और अगेन होल्ड। अब बैंक को 6 महीने के अंदर वाक्य में सेल करने पड़ेंगे। 6 महीने के अंदर सेल नहीं हुए तो कंपनी को वापस अपने नाम पर लेने पड़ेंगे शेयर्स। ठीक है। एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन्स, ऑब्वियसली अगर कंपनी लोन देती है तो वो इन्वेस्टमेंट किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र होती है एज अ गारंटर। ठीक है, गिरवी रखे, ऐसे बोल सकते हो। होल्ड एज बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, आप जब भी शेयर खरीदते हो या फिर कोई भी इंडिया के अंदर शेयर खरीदता है तो वो क्या होता है, रजिस्टर्ड ओनर नहीं बनता, वो सिर्फ बेनिफिशियल ओनर ही बनता है। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर के पास सब है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब राइट है कलेक्ट करने का। पर जो असली में जो रजिस्टर्ड ओनर होता है वो होता है NSDL। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली नेचुरल है, तो इसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये था एक्सेप्शन, यानी कि ये सेक्शन 187 क्या बोलते हैं, कंपनी के इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर होने चाहिए, पर 5 एक्सेप्शन है जिसमें कंपनी चाहे तो दूसरे के नाम पर भी अपने इन्वेस्टमेंट रख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन 189, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। तो सेक्शन 189 क्या कहता है, ये बेसिकली ये बोलता है, सेक्शन 189 ये बोलता है कि कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है, यानी कि कंसर्न है। ठीक है, सेक्शन 189 दो चीज़ों को इंक्लूड करता है, 184 प्लस 188। अपन ने देखा था ना 184 1 एंड 184 2 कौन से थे, कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डायरेक्टर को एक रिटर्न फॉर्म में भरना पड़ेगा कि उसके पास कौन कौन सी कंपनी के शेयर्स है, तो उसका कंपनी क्या करेगी, रजिस्टर मेंटेन करेगी। ये कंसर्न बताना पड़ता है कि डायरेक्टर पर, जो भी कंपनी का उस कंपनी का डायरेक्टर है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, तो उसको बताना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट वो किस किस कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है, कौन सी कंपनी का पार्टनर है, ये सब। 184 टू बोलता है एट द टाइम ऑफ एवरी मीटिंग उससे साइन कराया जाएगा। ठीक है, ये अपन ने देखा था। और 188 डील करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांसेक्शन, यानी कि कोई ऐसा कंपनी का डायरेक्टर है क्या जो किसी अब रिलायंस कंपनी का जैसे डील करती है, तो उसका कहीं जिस भी कंपनी से सामान खरीदती है, बाय करती है, तो कहीं रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। ठीक है, ये अपन आगे देखेंगे 188। इसका एक्सेप्शन था नॉट एक्सीड 5 लाख एग्रीगेट इन एनी ईयर, यानी कि कंपनी को रजिस्टर में नाम लिखने की ज़रूरत नहीं अगर वो 5 लाख से अमाउंट का कम का ट्रांसेक्शन है तो। ठीक है, एग्रीगेट है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्वायरिंग एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब सेक्शन 192 क्या बोलता है, अगर कंपनी चाहे तो एसेट्स को या रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि रोक, यानी कि मना कर रखा है, यानी कि अगर कंपनी सिर्फ कैश में ही सामान खरीद सकती है। ठीक है, या फिर एक्वायर कर सकती है कोई भी एसेट्स को सिर्फ कैश में, अदर देन कैश। मान लो बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा कि डायरेक्टर ने अपनी चीज़ कंपनी को दी और डायरेक्टर ने अपनी कार कंपनी को दी और कंपनी ने अपनी कार, कंपनी के नाम पर जो कार थी उसने वो डायरेक्टर ने यूज़ कर ली। तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर कंपनी और डायरेक्टर को भी कोई सामान खरीदना है तो वो सिर्फ कैश में ट्रांसेक्शन अलाउ है। A company cannot enter into an arrangement where its director acquire assets for consideration other than cash from the company. The company cannot acquire assets for consideration other than cash from its director. तो ये जो मैंने आपको बताया वो लिख रखा है। रिलैक्सेशन दे रखा है, कंपनी गेट्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम कंपनीज जनरल मीटिंग, यानी कि कंपनी ने OR पास करा लिया कि भैया बार्टर सिस्टम है के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रांसेक्शन करना है तो फिर हो सकता है। इफ अ डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, अप्रूवल ऑल्सो भी ऑब्टेन फ्रॉम होल्डिंग कंपनी, यानी कि कोई डायरेक्टर है होल्डिंग कंपनी का। ठीक है, तो आपको उससे भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर से भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। कुछ ही नहीं,
बता रखा है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो घुमा फिरा के आप करना चाहते हो होल्डिंग सब्सिडरी इन सब में, अगर आप अदर देन कैश करना चाहते हो तो आपको OR पास करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इफ ट्रांजेक्शन डन, अब मान लो कंपनी ने OR पास करा ही नहीं और ट्रांजेक्शन हो गया तो उसको वॉइडेबल ट्रांजेक्शन माना जाएगा, और अगर इससे कंपनी को कोई लॉस हुआ तो डायरेक्टर को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई बार्टर सिस्टम का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है और अगर वो मार्केट वैल्यू पे हुआ है यानी कि गुड फेथ में हुआ है तो वो ट्रांजेक्शन वैलिड रहेगा, ठीक है। मान लो डायरेक्टर ने कंपनी को 50 लाख की कार दिया और कंपनी ने भी डायरेक्टर को 50 लाख का ही कोई सामान दिया तो वो वैलिड रहेगा। ऐसा ये जनरली बता रखा है सेक्शन 192, जनरली आज की तारीख में इतना काम आता नहीं है, ये सिर्फ आपके बुक के अंदर दे रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट्स बाय OPC आदर सेक्शन 193, ठीक है। यानी कि 1% कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिए उसको विद इन 15 डेज के अंदर इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रार को, बस इतना सही है। उसके बाद आता है सेक्शन 185। सेक्शन 185 आता है लोन टू डायरेक्टर्स। अब इसमें बता रखा है कंपनीज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम लैंडिंग मनी एंड नॉर गारंटी सिक्योरिटी, यानी कि कंपनी ना किसी को पैसे दे सकती है, ना गारंटी दे सकती है, ना सिक्योरिटी दे सकती है। किसको? डायरेक्टर्स, पार्टनर्स या फिर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर या फिर फर्म वेयर डायरेक्टर रिलेटिव इज पार्टनर, ठीक है। द कंपनी कैन ओनली लैंड इफ इट मीट स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ट इन जनरल मीटिंग और लोन्स आर यूटिलाइज बाय बोरिंग कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि इसमें बता रखा है कि कंपनी को मना कर रखा है कि वो पैसे उधार नहीं दे, किसको? डायरेक्टर को या फिर वही डायरेक्टर के भाई रिलेटिव को या फिर ऐसी फर्म जहाँ डायरेक्टर का स्टेक है, ठीक है। पर ये सब अलाउ हो जाएगा अगर कुछ स्पेशल कंडीशन है, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया या फिर साथ में एक और कंडीशन है, ठीक है, जो डायरेक्टर को पैसे मिलेंगे कंपनी से एज अ लोन, ठीक है, तो डायरेक्टर को वो पैसा अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज यानी कि बिजनेस पर्पस में यूज़ करना है, पर्सनल पर्पस के लिए उसको कंपनी से लोन नहीं मिलेगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी दे रखा है लोन गिवन टू MD एज अ पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस टू ऑल एम्प्लॉयज़। अगर सारे एम्प्लॉयज़ को बता रखा है कि कंपनी इतना हर एक एम्प्लॉय को लोन देती है तो इतना MD WTD ये लोग भी ले सकते हैं एज अ लोन, क्योंकि ये सबको ही मिलता है, सबके लिए ये कंडीशन है तो सबको मिल सकता है। सेकंड है लोन गारंटी सिक्योरिटी टू होली और सब्सिडरी। कंपनी चाहे तो अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकती है या फिर गारंटी गिवन बाय होल्डिंग कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी लोन टू इट सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। यानी कि होल्डिंग कंपनी चाहे तो वो भी गारंटी दे सकती है अपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए, ठीक है। मान लो रिलायंस की कोई सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, और वो बैंक से लोन लेना चाहती है, ठीक है, तब उस सब्सिडरी कंपनी के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो ऐसा कुछ गिरवी रखे, ठीक है, ताकि बैंक लोन दे दे। तो अगर जो मेन कंपनी रिलायंस वो भी अपना वो एज ए गारंटी दे सकती है कि हाँ भैया इस सब्सिडरी कंपनी ने नहीं चुकाया तो हमारी गारंटी हम चुका देंगे। द कंपनी कैन ऑल्सो लैंड मनी टू, यानी कि कंपनी ऐसे लोगों को भी पैसे दे सकती है पर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कौन कौन से लोग हैं? एनी कंपनी इन विच डायरेक्टर इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि जो भी कंपनी के मेन डायरेक्टर है, ठीक है, मान लो रिलायंस कंपनी है, ठीक है, इनके कोई डायरेक्टर है और उनकी खुद की दूसरी कंपनी है तो उन कंपनियों को भी लोन मिल सकता है। जहाँ जहाँ रिलायंस कंपनी के मेन डायरेक्टर है, ठीक है, उनका दूसरी कंपनी के अंदर भी वो डायरेक्टर है या फिर अच्छा खासा कंट्रोल करते हैं। जैसे कि एनी फर्स्ट पॉइंट है एनी प्राइवेट कंपनी ऑफ विच एनी सच डायरेक्टर इज़ अ डायरेक्टर और मेंबर, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर है, रिलायंस का डायरेक्टर कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर है या फिर मेंबर है, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ विच नॉट लेस देन 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइज बाय सच डायरेक्टर। अब पहले तो था प्राइवेट कंपनी, सेकंड पॉइंट था बॉडी कॉर्पोरेट के लिए, ठीक है। जो रिलायंस का डायरेक्टर है वो दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में 25% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर उसके पास है तो कंपनी चाहे तो उस बॉडी कॉर्पोरेट को भी लोन दे सकती है।
सी एनी बॉडी कॉर्पोरेट मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी मैनेजर वेयर ऑफ इज accustomed to act in accordance with the instructions of a board or of any director of a lending company। ये क्या बोल रहा है, जैसे मान लो ए कंपनी है, ठीक है, उसने बी कंपनी को लोन दिया, ठीक है। अब ए कंपनी का जो डायरेक्टर है उसके पास इतना वो इन्फ्लुएंस कर सकता है बी कंपनी के डायरेक्टर्स को, यानी कि ए कंपनी का डायरेक्टर बताएगा कि बी कंपनी के ए कंपनी का डायरेक्टर बताएगा कि बी कंपनी को जो लोन मिला है वो कैसे यूज़ करना है, ठीक है। वो इन्फ्लुएंस कर सकता है बी कंपनी के डिसीजंस, तो उस कंपनी को भी लोन मिल सकता है, ठीक है। एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज इंटरेस्टेड। उसके बाद बता रहा कि एग्जाम्पशंस बता रहा कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा प्राइवेट कंपनी पर उसके लिए भी 3 कंडीशन है। नो शेयर कैपिटल, नो बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड एनी मनी, यानी कि वो प्योर प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, उसके अंदर दूसरे लोगों का पैसा नहीं होना चाहिए। या फिर बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। बैंक से जो बोरिंग है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। ट्वाइस करना पहले आपको पेड अप शेयर कैपिटल और ₹50 करोड़, इन दोनों में से जो भी लो आएगा, ठीक है, उससे बोरिंग्स लेस रहनी चाहिए। नो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, प्राइवेट कंपनी का कोई बोरिंग्स है तो उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे सेक्शन 188 जिसका नाम है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस।